Hello students, I welcome back to you in your own study point HLB डिजिटल क्लासेस। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये चैप्टर है आपका। तो इसमें देखिए कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। जैव उर्वरक किसे कहते हैं और इसका हम कृषि में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बायोगैस क्या है और ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग हमें बताने हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फेवरेट हैं क्वेश्चन ये। तो देखते हैं पहला कि जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इनका क्या महत्व है। चलो भैया पढ़े अच्छे से, पढ़ो और बढ़ो। क्या दिया गया है? विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग, विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग। उसके बाद क्या दिया गया है? विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के, जैव उर्वरक को इंग्लिश में हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, इसके रूप में हम इसका यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं, जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जो अपनी जैविक क्रिया के द्वारा क्या करेंगे? पोषक पदार्थों को बाहर निकालेंगे और वही क्या होंगे? पादपों की वृद्धि में सहायक होंगे। नाइट्रोजनी जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम सहजीवी जीवाणु के रूप में होता है। ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। स्थिरीकृत करने के बाद ये क्या करता है? ये पादपों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर एक सहजीवी जीवाणु का नाम दिया है जो है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकृत करने के बाद वही जो गैस होती है उसको ये क्या करते हैं? पादप अपने उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। फिर दिया गया है राइजोबियम के अतिरिक्त कुछ और मुक्तजीवी होते हैं, मुक्तजीवी जीवाणु होते हैं, जिसका नाम पहला दिया गया एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या होता है? ये एजोस्पाइरलम एक है और नीले हरे शैवाल जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला आदि मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक में कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो आप 1-2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे पहला हमारा राइजोबियम हो गया, दूसरा एजोटोबैक्टर हो गया, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, और आइजोस्पाइरलियम ये भी हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया है फिर धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया नील हरे शैवाल जैव उर्वरक कार्य करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? स्थिरीकृत करते हैं। इसका हम धान के खेत में भी साइनोबैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। उसमें पूछा जा रहा है ना कि कृषि में होने वाले लाभ को बताना है, तो जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका क्या योगदान है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में दिया गया है एनाबीना, नॉस्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि अनेक प्रकार के पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे एजोला फर्न, एनाबीना एजोली, साइकस की कोरलाइड जड़ में क्या होता है? एनाबीना साइकार्डी होता है। साइकस जानते होंगे, साइकस एक पौधा पेड़ होता है जिसमें एनाबीना साइकार्डी पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अतिरिक्त मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। ये जो बैक्टीरिया इसमें दिए गए हैं ये सारे क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को। तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैव उर्वरक का
यूज़ किया जाता है और जैव उर्वरक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रिया जो विषाणुओं जीवाणुओं द्वारा की जाती हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा ये राइजोबियम सहजीवी जीवाणु वायुमंडल पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्वीकृत करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया। फिर बताया गया है कि जो फास्फोरस होता है, अभी तक वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे थे, अब फास्फोरस आया है। फास्फोरस क्या करता है, जैव उर्वरक मृदा में उपस्थित फॉस्फेट, जो जैव उर्वरक मृदा होती है उसमें फॉस्फेट होती है, वो क्या करती है, विभिन्न फास्फोरस यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। तो फास्फोरस जो जैव उर्वरक में होती है वो क्या करती है, वो उसकी उपस्थिति करती है, उसके बाद में फॉस्फेट के विभिन्न फास्फोरस यौगिकों में उसे परिवर्तित करती है। फिर दिया गया कुछ जीवाणुओं में मृत पौधों और जंतुओं के जटिल यौगिकों का सरल पदार्थों में विघटित करती है। अब कुछ जीवाणु होते हैं जो मृत पौधे जो होते हैं और जंतु होते हैं, उनको उनकी जो जटिल यौगिकें होती हैं उनको ये सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। फिर दिया गया है हमारा कुछ जीवाणु मृत पौधों और जंतुओं, क्या दिया गया है, कुछ जीवाणु मृत पौधों और जंतुओं के जटिल यौगिकों को सरल करके पदार्थों में विघटित करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इससे मृदा की उर्वरता उसमें बढ़ जाती है। जब मृत पौधों और जंतुओं को जटिल यौगिक से सरल यौगिक में बदलेंगे तो उससे जहाँ पर ये मृत पौधे पड़े होंगे या जंतु पड़े होंगे वहाँ की मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी। अमोनीकारक जो जीवाणु होते हैं, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया तथा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजनीकारक जीवाणु होते हैं, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। अमोनीकारक जीवाणु और नाइट्रीफाइंग जीवाणु जो होते हैं वो मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। फिर है सल्फर जीवाणु, क्या करता है, सल्फर जीवाणु में थायोबैसिलस, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन युक्त पदार्थों को सड़ने से के बाद में जो मुक्त गैस होती है, जिसका यहाँ पर दिया गया है H2S को H2SO4 में कन्वर्ट करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन में बदल देता है। और जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, मृदा के लवणों से क्रिया कर सल्फेट लवण बनाता है, ठीक है, वो वहाँ की मृदा से क्या करेगा, क्रिया करेगा और वहाँ पर सल्फेट लवण बनाएगा। फिर पौधे क्या करते हैं, सल्फर को उपापचय हेतु जो सल्फेट लवण है उसका अवशोषण करेंगे उपापचय क्रिया के बाद। अब क्या दिया गया है, कवक तथा पादप मूल क्या होते हैं, सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। कवकों और पादपों के बीच में जो बॉन्ड होगा, ठीक है, उस संबंध को हम, उस सहजीवी संबंध को क्या कहेंगे, माइकोराइजा। इसमें कवक मृदा से पोषक तत्वों को, इसमें क्या करता है, कवक मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा और उसके बाद वो पोषक को देगा, ठीक है, करके पोषक को देता है, जिसमें वो रह रहा है उसी को वो पोषण प्रदान करेगा और इसके बदले में वो क्या लेता है, पोषक से पोषण को प्राप्त करता है। कवक मृदा से पोषक तत्वों को लेगा और जिस पेड़ या पौधे के नीचे वो रह रहा है उसको क्या करेगा, ये पोषक देगा। पोषक देने के बाद उसके बदले में वो क्या प्राप्त करेगा, पोषण। कवक के कारण मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। कवक अगर वहाँ पर उपस्थित है उस पौधे में तो क्या होगा, उसके फास्फोरस की जो मात्रा होगी कई गुना बढ़ जाएगी। फिर दिया गया है माइकोराइजा। माइकोराइजा में पौधों को क्या लाभ होते हैं अगर माइकोराइजा उनमें उपस्थित है तो। पहला दिया गया है, माइकोराइजा उच्च पादपों को मृदाजन्य रोग जनकों से बचाता है। जो भी मृदाजन्य रोग जनक होते हैं यानी सॉयल बॉर्न पैथोजेंस जो मिट्टी की उर्वरकता को कम करते हैं, तो जहाँ पर माइकोराइजा पाया जाएगा तो वहाँ पर जो उच्च पादपों का मृदजन होता है वहाँ पर ये उनको रोगों से बचाएगा। दूसरा है, कवक फास्फोरस व जल का अवशोषण कर पौधों को प्रदान करता है। कवक क्या करेगा, फास्फोरस
और जल दोनों का अवशोषण करेगा। अवशोषण करने के बाद उसे क्या करेगा, पौधों को प्रदान करेगा। फिर तीसरा लाभ क्या है माइकोराइजा से पौधे को, क्या है, पादप को कुछ वृद्धि पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे कारक जो उस पौधे को बढ़ने में मदद करें। तो वो सारे जो न्यूट्रिशेंट हैं वो पादप को ये माइकोराइजा देते हैं, अतः उसकी समग्र वृद्धि व विकास होती है, जिससे कि उस पौधे की सारी ग्रोथ और सारे डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद में चौथा इससे लाभ क्या है पौधे को, पौधे की सूखे व लवणीयता सैलिनिटी सहन करने की क्षमता बढ़ती है। अगर पौधे के पास माइकोराइजा उपस्थित है या उसमें माइकोराइजा है तो क्या होगा, वो ड्रॉट लवणीयता, वहाँ की जो मिट्टी की लवणीयता होगी उसको सहन करने में उसकी क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर वो किसी सूखे एरिया में है और उसके पास माइकोराइजा उपस्थित है तो उसकी सूखन होती है उसकी क्षमता को ये बढ़ाएगा और उसकी लवणीयता को बढ़ाएगा। ठीक है। फिर दिया गया है कि अब माइकोराइजा के बारे में हमने पढ़ लिया कि माइकोराइजा क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है जिसमें हमने नाम बताए थे। अब यहाँ पर उसके लाभ भी हमने देख लिए कि पौधों को उनसे क्या लाभ है। उसके बाद हम देखेंगे कि माइकोराइजा अच्छा होता कितने प्रकार का है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। ये पूछ लिया जाता है टिप्पणी में, शॉर्ट में पूछेगा कि एक्टोमाइकोराइजा क्या है या एंडोमाइकोराइजा क्या है। नहीं, इसमें एक्टोमाइकोराइजा में दिया गया है, इस प्रकार के संबंध में कवक तंतु जड़ों की सतह के ऊपर एक बाह्य मेंटल बना देते हैं। ये क्या करते हैं, कवक तंतु जड़ों की सतह पर एक मेंटल बना देते हैं। यह सूत्र मृदा कणों के बीच से जड़ों के कॉर्टेक्स तक फैल जाते हैं और ये जो मेंटल बनाते हैं वो कहाँ तक फैल जाता है, कणों के बीच से, मृदा के कणों के बीच से जड़ों के पूरे कॉर्टेक्स तक ये फैला हुआ होता है। इस प्रकार ये पौधे को जड़जन्य रोग से बचाता है, यानी जो जड़ से संबंधित होने वाले रोग होते हैं ये वहाँ से उनको बचाएगा। उसके बाद दिया गया है चीड़ व ओक आदि के इस प्रकार के माइकोराइजा बनाते हैं। तो जो चीड़ है जिसे पाइनस कहते हैं और ओक, ठीक है, ये आदि में इसी प्रकार का माइकोराइजा पाया जाता है। अगर उसमें पूछ लिया जाए कि चीड़ या ओक में किस प्रकार का माइकोराइजा पाया जाता है तो हम क्या बताएंगे, एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में दिया गया है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑर्किड्स, जो ऑर्किड्स पेड़ होते हैं उसमें बनने वाले माइकोराइजा होते हैं जिन्हें कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। इसमें कवक सूत्र जो होता है वो बाह्य मेंटल में ना बन करके ढीले कवक जाल के रूप में पाया जाता है, लूजली इंटरवोवन हाइफी, ठीक है, ढीले कवक जाल के रूप में। कवक तंतु मृदा से लेकर जड़ के कॉर्टेक्स में फैले रहते हैं, लेकिन उसमें टाइट पाए जाते हैं, वो ढीले नहीं होते, और इसमें एंडोमाइकोराइजा में ये ढीले होते हैं। इनके कुछ हाइफा जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश कर पुट्टिकाएं बनाते हैं। ये हाइफा जड़ की कोशिकाओं तक पहुंचेंगे और वहां पर क्या बनाएंगे, पुट्टिकाएं बनाएंगे जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। यह संबंध वेसिकुलर और बिस्कुलर माइकोराइजा कहलाता है। जब वो हाइफा की जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करें और वहाँ पर पुट्टिकाएं वेसिकल बनाएं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेसिकुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजी, जिसे इंग्लिश में दिया गया है VAM, वैम। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बताया गया है कि इससे हरित क्रांति में क्या लाभ है। दिया गया है भारतवर्ष में हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्नों के उत्पादन में जैव उर्वरकों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें दिया गया है क्योंकि जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के साथ साथ मृदा का गठन भी करता है और ये कृषि के योग्य
बनाए रखता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो सकता है। जैव उर्वरक क्या करता है, जल स्रोतों को रासायनिक उर्वरकों की भांति प्रदूषित नहीं करते। जैव उर्वरक जो होता है वो जल स्रोतों को रासायनिक उर्वरकों की भांति प्रदूषित नहीं करते। जैसे कि जल स्रोत होते हैं जो रासायनिक उर्वरकों की भांति जल को बेकार करते हैं, तो जैव उर्वरक जो होगा अगर वो जल स्रोत में मिल भी जाएगा तो वो इतनी कंडीशन में प्रदूषित नहीं करेगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो जाते हैं। जो हमारा जैव उर्वरक लिया गया है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो वो जल स्रोतों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जैसे कि रासायनिक उर्वरक पहुंचाते हैं। फिर दिया गया है रासायनिक उर्वरक के हरित क्रांति में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि भूमिका रही है, लेकिन अब इन रासायनिक उर्वरकों के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का भी, जैव उर्वरक के बजाय हम लोग रासायनिक उर्वरकों का भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनमें हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या है, यह मृदा गठन को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, मृदा गठन को क्षति पहुंचाता है, मृदा को क्या करता है, अम्लीय व क्षारीय बना देता है और जल धारण क्षमता को भी प्रभावित करता है। सेकंड दिया गया है इसमें, रासायनिक उर्वरक जल के साथ बहकर जल एवं मृदा प्रदूषण का कारण बनाते हैं। रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, जल के साथ बह जाते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं, जल और मृदा का प्रदूषण बनाते हैं। क्योंकि रासायनिक उर्वरक है ना, तो रासायनिक उर्वरक क्या करेगा, मृदा की गठन में क्षति पहुंचाएगा, मृदा को अम्लीय और क्षारीय बनाएगा और उसके जल धारण की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। अगर रासायनिक उर्वरक जल के साथ बहेगा तो वहाँ की जो जल होगा और वहाँ की जो मिट्टी होगी उसको भी प्रदूषित करेगा। तीसरा पॉइंट दिया, रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो रासायनिक उर्वरक हैं वो उनके उत्पादन में क्या होगा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब ऊर्जा के रूप में स्रोत में यूज़ किए जाते हैं। इनके कारण वायु प्रदूषण होता है। जलाशय में सुपोषीकरण, यूट्रोफिकेशन का भी यही कारण है। यूट्रोफिकेशन है जलाशयों में सुपोषीकरण का यही एक कारण है। फिर दिया गया है, रासायनिक उर्वरक महंगे पड़ते हैं। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं और यह पारिस्थितिकी मित्र इको फ्रेंडली नहीं होते। लेकिन जैव उर्वरक हमारा इको फ्रेंडली होता है, वो क्योंकि अपघटित हो जाता है, और ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये आसानी से अपघटित नहीं होते। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि जैव उर्वरक क्या है, माइक्रोराइज़र जाना, माइक्रोराइज़र से क्या लाभ है हमें पौधों में। उसके बाद में हमने जाना कि माइक्रोराइज़र कितने प्रकार का होता है, एक्टो माइक्रोराइज़र, एंडो माइक्रोराइज़र, किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी देख लिया। रासायनिक उर्वरक के रूप में भी देख लिया कि ये कितना खतरनाक होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, इसी में हमारे 2 पॉइंट मिल गए थे कि कृषि से होने वाले 2 लाभों के नाम बताइए, तो आप टिप्पणी में देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताने हैं। तो देखते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो इनका हम एनर्जी के रूप में उसे कैसे स्रोत के रूप में यूज़ करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित ईंधन, ठीक है, सिंथेसाइज्ड फ्यूल विश्व भर में ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। विश्व भर में जितनी भी ऊर्जा का यूज़ होता है वो हम संश्लेषित ईंधन में सूक्ष्म जीवों के द्वारा यूज़ करते हैं। जैसे कि मीथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन, बायोगैस, हाइड्रोकार्बन आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनका संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। ये जितनी भी गैसें दी गई हैं इनका संश्लेषण हम किसके द्वारा करते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा करते हैं। कुछ जीवाणु जो सेलुलोज युक्त पदार्थ पर अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो जिनमें सेलुलोज पाया जाता है, ऐसे पदार्थों पर अवायवीय रूप से वो वहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, इसके साथ जब ये अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या उत्पन्न करते हैं, मीथेन। इन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं, मेथनोजन। जो
पर्यावरण में अवायवीय रूप से कार्बन और हाइड्रोजन की अधिक मात्रा में जब वो मीथेन उत्पन्न करते हैं तो ऐसे जीवाणुओं को हम मेथनोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है मेथनोबैक्टीरियम, ठीक है। ये क्या करता है, बायोगैस के विभिन्न गैसों का मिश्रण करता है। अब यहाँ से ये इतना पॉइंट था जिसमें बताया गया आपको कि वो सूक्ष्म जीव के रूप में हम उसे एनर्जी के रूप में कैसे उस स्रोत का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से ये एक बायोगैस की डेफिनेशन आ गई है, जैसे ऊपर दिया गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हाँ बायोगैस क्या है, तो हमने उससे पहले ही पढ़ लिया था कि जो सूक्ष्म जीव का यूज़ हम स्रोत के रूप में कैसे करते हैं ऊर्जा में, तो उसको हमने पहले बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग। तो अब चलिए बायोगैस देख लेते हैं डेफिनेशन सहित। पढ़ते रहिए। हाँ ये रहा, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मीथेन का निर्माण करते हैं। इसमें गैसें का मिश्रण होता है जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू कृषि व्यर्थ पदार्थों और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर, उसी की इंग्लिश है, का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। जितना भी घरेलू अपशिष्ट होता है, यहाँ पर अपशिष्ट लिख लो, घरेलू अपशिष्ट, ठीक। तो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू अपशिष्ट तथा कृषि व्यर्थ पदार्थ, जितने भी घरेलू द्वारा अपशिष्ट, कृषि द्वारा जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उनका क्या उपयोग करके इस चीज़ बायोगैस को उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस में लगभग 65% क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। भारत में वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट ऊर्जा के रूप में उत्पादन इसका किया जाता है। भारत में वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए। देख लिया हमने कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सोर्स के रूप में कार्य कर रहा है। उसके बाद ये देखा बायोगैस क्या होता है। उसके बाद अब इसे हम फिगर सही समझेंगे, किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस संयंत्र में क्या होता है, एक बायोगैस डायग्राम है, ठीक है, टैंक है ये बायोगैस, और इसी में बताया जाएगा आपको कि ये संयंत्र जो है वो टैंक है और ये 12 से 15 फुट गहरा होता है। ये टैंक क्या होता है, 12 से 15 फुट गहरा होता है। तो चलिए देखते हैं कितना गहरा होता है। ये चीज़ इसकी क्या होती है, 12 से 15 फुट गहरी हुई होती है। उसके बाद बताया जाएगा इसमें क्या होता है, यहाँ पर करदम भरा जाता है जिसे हम कहते हैं गोबर का अपशिष्ट, गोबर या फिर अपशिष्ट पदार्थ भरेंगे, ठीक है, जिसे स्लरी ऑफ डंग कहते हैं। स्लरी ऑफ डंग कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद में इसमें जो प्रोसेस होती है वो, उसके बाद में यहाँ से ये स्लज जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इधर निकल जाएगा और गैस का जो होल्डर है यहाँ पर डाइजेस्ट होगा और वो गैस बनेगी, ठीक है। यहाँ पर भरी जाएगी डंक वाटर, स्लरी ऑफ डंक वाटर इसमें भरा जाएगा। उसके बाद में ये डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट में जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा, ये हमारा जो है यहाँ पर गैस बनेगी। उसके बाद में ये यूज़ करेंगे हम लोग, और ये जो गैस होल्डर है उसमें जो स्लज होगा वो अंदर नीचे यहाँ पर वेस्ट मटेरियल इधर जो है इकट्ठा होता रहेगा। तो इसकी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है कि इसका जो संयंत्र होता है वो 12-15 फुट गहरा होता है, जिसमें क्या भरा हुआ होता है, गोबर की करदम भरी हुई होती है जिसे स्लरी ऑफ डंक कहते हैं। करदम के ऊपर एक तैरने वाला फ्लोटिंग सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीव सक्रियता के कारण टैंक का तलवा है वो गैस जब बनती है तो वो बार बार ऊपर उठता रहता है, जिससे कि ढक्कन ऊपर उठता रहता है। गैस का दबाव जब कम होता है तो ढक्कन अपने आप ही नीचे आ जाता है और गैस संयंत्र में निकास द्वार द्वारा वो जो एक पाइप जुड़ी हुई होती है उससे वो निकल जाता है। इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की हम आपूर्ति करते हैं और उपयोग की गई करदम को दूसरे
निकास द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं और इसका प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लरी ऑफ डंग वाटर भरेंगे, स्लरी ऑफ डंग वाटर। उसके बाद में ये यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, जितना भी मटेरियल होगा। ये जो यहाँ पर ढक्कन लगाया जाता है, ये उसके ऊपर ऐसे ही तलवे के ऊपर रख देते हैं, तले के ऊपर। अब क्या होगा, ये जब अंदर प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगी तो इसमें गैस बनेगी और गैस की वजह से ये ढक्कन बार बार ऊपर उठेगा और स्वतः ही जैसे गैस नीचे निकल जाएगी ऊपर से, तो क्या होगा, वो ढक्कन अपने आप नीचे बैठ जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे हम खाद के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने बता दी। अब क्या है, एक आवक द्वारा इनलेट यहाँ पर दी गई है, नई स्लरी टैंक में डाल दी जाती है। अभी अपने साइड में देखा। इस प्रकार के गोबर गैस संयंत्र तैरने वाले ढक्कन एक अन्य प्रकार का बायोगैस संयंत्र होता है जिसे हम स्थिर डोम प्रकार कहते हैं। ठीक है, अब कुछ हम बायोगैस संयंत्र के लाभ के बारे में जान लेते हैं कि बायोगैस संयंत्र में लाभ कौन कौन से होते हैं अगर हम बायोगैस को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बायोगैस संयंत्र के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस बिना धुएं के जलती है, ठीक है, अतः प्रदूषण नहीं होता। इसका मतलब ये इको फ्रेंडली है। गैस स्टोव के रूप में प्रयोग की जाती है। जो बायोगैस होती है ये बिना धुएं दिए जलती है और प्रदूषण इससे नहीं फैलता है पर्यावरण में, और गैस के स्टोव के रूप में ये प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग घर हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, घर की लाइट में, स्ट्रीट लाइट जलाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रयोग की गई हुई स्लरी जो होती है, स्लरी जिसे कहते हैं, वो हम कृषि में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह नियमित रूप से हमें मिलती भी है। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा इसका लाभ क्या है, गोबर कृषि अपशिष्ट का उचित प्रयोग हो जाता है, अतः स्वच्छता बनी रहती है। जो गोबर होता है वो कृषि में अपशिष्ट के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारी उससे क्या, जो गोबर से जो है अस्वच्छता नहीं फैलती है, स्वच्छता बनी रहती है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में भी करते हैं और प्रकाश के लिए भी करते हैं, आपने उदाहरणों में देखा। लाभ में भारतवर्ष में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं IARI तथा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC के प्रयासों के फलस्वरूप हो पाया है। बायोगैस को सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं। इसमें प्रमुख रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस होती है। आज आपने जाना इस सेशन में, क्या जाना कि जैव उर्वरक क्या होता है, उसका कृषि में क्या उपयोग है। उसके बाद में हमने जाना कि बायोगैस संयंत्र क्या होता है, उससे लाभ जाने। ठीक है, उसके बाद में बायोगैस संयंत्र के बारे में पूरी संरचना जानी डायग्राम के थ्रू, जैसे कि दिख रहा है आपको, डंग वाटर है, उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से जो भी गैस बनती है। उसके बाद में यहाँ पर गैस होल्डर होता है, इधर स्लज आता है, ये डाइजेस्ट होता है और गैस निकलती है। फिर यहाँ पर बताया गया कि सूक्ष्म जीव का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में कैसे करते हैं। फिर हमने जैव उर्वरक में देखा था कि उसमें माइकोराइज़ा होता है, वो कितने प्रकार का होता है, उससे माइकोराइज़ा से होने वाले पौधों को लाभ देखा। अमोनीकारक जीवाणु और नाइट्रोजनीकरण कारक जो जीवाणु होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। So, if you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section box of this video. Thank you for watching till the end of this video.